हाँ, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 2D है ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 2D या 2D वेक्टर्स की जब हम बात करते हैं, 2D वेक्टर्स का मतलब केवल एक्स और वाई या वाई और जेड या जेड और एक्स वाला कंपोनेंट ही दिया होगा इसमें, है ना, इसी की बात हो रही है इसमें, उसी को देखना है अपने। अच्छा ठीक है, चलो मैं एक बार इसको रिकॉल करा देता हूँ ताकि आप कनेक्टेड फील करो कि कल जो हमने पढ़ा था उसके आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ये मान लीजिए वेक्टर ए है, एक्स एक्सिस के साथ इसका जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, ये इसका क्या होगा वर्टिकल कंपोनेंट। जिसके साथ एंगल बनता है हमने कहा था उसके साथ हमेशा क्या आएगा बताओ, कॉस आएगा या साइन आएगा, कॉस आएगा, है ना। इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं ए का, यहाँ क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा, है ना भाई। जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा होता है वहां क्या आता है भाई, साइन आता है, ए साइन थीटा। एंगल जो भी रहेगा हम लिख लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये एक्स जब लिखा मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मतलब जिसके साथ एंगल बन रहा है। इन जनरल हम एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेते हैं तो इसीलिए हम मतलब इसको हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट बोलते हैं। बाकी आप मोटा मोटा ये समझना कि जिसके साथ एंगल बनेगा वेक्टर का वो हमारा बेस वाला लाइन होगा, उसके साथ हमेशा क्या आएगा, कॉस आएगा, उसके साथ हमेशा क्या आएगा, कॉस। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर यही चीज ऐसे होता, देखो यही सेम चीज अगर आपको इस तरह से दिया होता, मान लीजिए ये बना हुआ है, इसके साथ एंगल थीटा बन रहा होता, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होता, अगर ये वेक्टर ए है तो ये वाला कंपोनेंट क्या होता अपना, ए कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट क्या होता है, ए साइन थीटा। बस ये ध्यान रखना कि जिसके साथ एंगल बनेगा उसके साथ कॉस जाएगा, उसके बाद जो दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसके साथ हमेशा क्या जाएगा, साइन जाएगा। एंगल इसके साथ यहाँ बन रहा था, यहाँ इसलिए हमने कॉस लिखा, यहाँ इसके साथ ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा इसका, फिर हो जाएगा यहाँ साइन आएगा। अगर एंगल वाई एक्सिस के साथ बन रहा होगा तो ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। लेकिन जो भी वेक्टर दिए होंगे उनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही रिजॉल्व करते हैं हम। मतलब इस पूरे वेक्टर ए को हमने दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना लग रहा है और वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना लग रहा है। ये बात समझना ध्यान से। जैसे ऐसे समझो कि मान लीजिए कोई फोर्स है, कोई फोर्स इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, या मान लीजिए किसी बॉडी में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ये एक्सेलरेशन का, इस एक्सेलरेशन का ये वाला पार्ट इतना एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रहा होगा और इतना पार्ट कौन सी एक्सिस के लॉन्ग होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। किसी बॉडी में कोई फोर्स लग रहा होगा, ये मान लीजिए फोर्स का कंपोनेंट है, तो फोर्स का ये वाला कंपोनेंट इतना एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है और इतना कंपोनेंट क्या लग रहा है, वाई एक्सिस के लॉन्ग। अब ये मोटा मोटा कुछ समझ में नहीं आ रहा सर आपने क्या बता दिया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाई एक्सिस के लॉन्ग इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं कि क्या है क्या नहीं, एग्जैक्टली नहीं कर पा रहे हैं ना कि क्या है क्या नहीं। एक दो डेटा आप याद रखना इसके लिए, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। शायद मैंने पीछे वाली क्लास में भी आपको बताया हो, लेकिन याद रखना इसको, ये थोड़ा जरूरी है। देखो अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, ध्यान से देखना थोड़ा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल की अपन बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब कैसे ट्रायंगल को अपन राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, बोलो भाई। किस तरह के ट्रायंगल को आप राइट एंगल ट्रायंगल बनते हो, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री। क्लियर है, ध्यान से समझना। एक कॉमन जो साइड्स की लेंथ है जिससे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, अगर आपको याद हो तो ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 5। ये आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान रखना। हम ये जानते हैं कि छोटे वाली साइड के सामने का एंगल क्या होगा, छोटा होगा, बड़े वाली साइड का एंगल क्या सामने क्या होगा, छोटा बड़ा होगा। तो ये वाला एंगल होता है 37 डिग्री, ये वाला एंगल होता है 53 डिग्री। ये थोड़ा याद रखना, इसको हमने पीछे वाली क्लास में भी हो सकता है डिस्कस किया हो। छोटे साइड के सामने का एंगल छोटा होगा, बड़े साइड के सामने का एंगल क्या होगा, छोटा होगा। थोड़ा ध्यान रखना, ये याद रखना बहुत जरूरी है, आजकल क्वेश्चन इस पे आ रहे हैं कॉम्पिटिशन में, थोड़ा ध्यान रखना। अगर मैं यहां से लूं साइन 37 क्या आएगा, जो साइन 37 की वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी जरा बताना, cos 53। cos 53 की होगी ना बेटा, cos 53 की वैल्यू। और साइन 37 की वैल्यू क्या होगी, देखो ये बेस होगा परपेंडिकुलर 3 कितना होगा 5, तो जो साइन 37 की वैल्यू होगी वही किसकी होगी, cos 53 की वैल्यू होगी। फिर cos की बात करते हैं, अगर मैं cos 37 की बात करूं भाई, तो cos 37 की वैल्यू होगी जो किसकी होगी भाई, sin 53। ये वैल्यू कितनी है 4/5, ये कितनी है 4/5। ये वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी अब, ये वैल्यूज कितनी है भाई 4/5। cos 37 की वैल्यू है 4/5 और sin 37 की वैल्यू है 3/5। समझ आ रही बात। फिर tan 37 की बात करें तो बताओ कितना होगा, tan 37 इक्वल टू कितना होगा, जो tan 37 का होगा वही किसका होगा, cot 53 का होगा, cot 53 का होगा। तो ये जरा बताना एंगल कितना आएगा, कितना आ जाएगा ये 3/। अगर मैं tan 53 की बात करूं तो cot 37 के इक्वल होगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। ध्यान से देखना, अगर 3/4 होगा तो एंगल कितना होगा, 3/4 होगा तो एंगल कितना होगा 37। अगर tan ले रहे हैं तो 4/3 होगा तो एंगल कितना होगा 53। इसको याद रखना,
एज ए डेटा, एज ए फॉर्मूला, एज ए आइडेंटिटी, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहीं चिपका देना कॉपी में, लिख लेना, भूलो नहीं, लिख लो उसको, ये याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए। आजकल इस पे एंगल्स नहीं दिए जाते, ये सब आपको आना चाहिए, निकालना आना चाहिए, करना आना चाहिए। एंगल्स की वैल्यू इस पे नहीं दी जाएंगी, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर रखना, थोड़ा सा क्लियर रखो इसको, अदरवाइज गलतियां आपसे होंगी, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको, फिर मैं बताता हूँ, फटाफट देखो, जल्दी से डेटा नोट कर लो, मैं बताता हूँ जो चीजें हमने पीछे भी बताई उसको आप कैसे समझेंगे, हम समझाते हैं आपको, ठीक है, क्लियर है। इसको तो लिखे ही थे, पीछे वाले क्लास में पढ़े भी थे आप लोग, बढ़िया। अब हमने कह दिया कोई फोर्स है, कितने भी न्यूटन का फोर्स लग रहा हो, अब जरा देखें, अब समझ जाएंगे तुरंत फटाफट क्या है क्या नहीं, ठीक है, कोई भी एंगल ले, लिख लीजिए, वैल्यू लिखिए जल्दी से, फटाफट नोट करिए आप, इस पे बात करें। चले, अब मैं कह रहा हूं देखो, मान लीजिए एक बॉडी सिस्टम है, ओरिजिन पे रखा हुआ भाई, तो बॉडी सिस्टम है, ओरिजिन पे है भाई, मान लेते हैं। इस पे जो एक फोर्स है ना, इस पे जो फोर्स है एक लग रहा है 20 न्यूटन का, हमने कह दिया इस पे एक 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कितने न्यूटन का भाई, 20 न्यूटन का। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल के साथ मान लेते हैं 37 डिग्री एंगल बना रहा है, हमने कहा इस बॉडी पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस एंगल पे लग रहा है, तो इस फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है और कितना वाई एक्सिस के लॉन्ग, क्योंकि ये बॉडी केवल इधर तो नहीं बढ़ेगी, ऊपर भी जाएगी और आगे भी बढ़ेगी साथ साथ, 2D में मोशन होगा इसका, होगा कि नहीं होगा। अरे प्रोजेक्टाइल मोशन वाली सिचुएशन बन रही है एक तरह की ना, देखो बॉडी यहां से निकलेगी, कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, जाएगी, जो भी पाथ होगा ऊपर भी जाएगी साथ साथ आगे भी बढ़ रही है, प्रोजेक्टाइल वाली सिचुएशन बन रही है कि नहीं है, थोड़ा सा ये वाली, अभी देखेंगे, इसकी बात करेंगे हम आगे। अब इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट की हम बात करेंगे। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, एफ लिखूं मैं, बोल भाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा इसका, अरे 20 cos 37, और cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, 4/5 से इसको इंटू करेंगे, कितना आ जाएगा, 16 न्यूटन आ गया, क्या कितना आ गया भैया बता, 16 न्यूटन। अगर मैं इसके वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूं तो होगा F/, और ये कितना होगा बताओ, 20 sin 37, और sin 37 की वैल्यू कितनी होती है, 3/5, कितना जाएगा ये, 12 न्यूटन, कितना जाएगा, 12 न्यूटन। इसका मतलब इस 20 न्यूटन फोर्स जो हमारा इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है 37 डिग्री एंगल पे, उसका 16 न्यूटन किधर लग रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है, और 12 न्यूटन किधर लग रहा है, वाई एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है। मतलब इसको दो डायरेक्शन में हमने स्प्लिट कर लिया कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसका कितना कंपोनेंट वर्क कर रहा है, इसका वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना कर रहा है। अब इसको डायरेक्ट सम करके नहीं सोचना कि सर ये तो 16 है, ये 12 है, ये तो बात बन नहीं रही है, फिर कैसे, आप समझ गए कैसे निकालना है इसको, ठीक है भाई, देख लो इसको जल्दी से नोट करो। अगर इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना होता तो हम कैसे लिखते हैं जरा बताना। सो वेक्टर एफ इक्वल टू, ये उसका मैग्नीट्यूड दिया है, वेक्टर एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स आई कैप, और क्या होगा, एफ वाई जे कैप। अब इन सब की वैल्यू रखेंगे, वेक्टर एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, 16 आई कैप प्लस क्या हो गया, 12 जे कैप। समझ में आई बात, बोलो भैया, बात समझ में आ गई अपने को कि वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना होता है इसको रिजॉल्व करके तो हम कैसे लिखेंगे, क्लियर हुआ ये बात, ये डेटा अपने को समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ, ठीक है, कैसे कंपोनेंट में रिजॉल्व करके लिखना है, समझ में आ रही बात। फिर हमने चलते चलते कहा अगर एक से ज्यादा हो तो कैसे निकालेंगे आप, देखो जरा, अगर एक से ज्यादा हो तो आप कैसे निकालिएगा जरा देखना, दो हो, दो से ज्यादा हो, है ना, तो कैसे करेंगे आप, हटाए भाई, नोट किया, ये समझ में आ रहा है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कैसे रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में इसको, जो भी एंगल दिए, लेकिन ये पर्टिकुलर एंगल्स आपको थोड़े याद होने चाहिए। जैसे मान लीजिए दो या दो से ज्यादा होते तो क्या करते आप, सपोज करो ये दिए हैं, यहीं पर दो दे दिया हमने, ये दे दिया, फोर्स की हम बात कर रहे हैं, चलो फोर्स ही लिख लेते हैं, चलो मान लेते हैं यहाँ F1 है, F1 मान लेते हैं कितना न्यूटन का है, 10 न्यूटन का है, ये F2 है, ये F2 कितना लग रहा है भाई, 20 न्यूटन का लग रहा है, चलो हमने कह दिया।
ये वाले एंगल्स क्या है फटाफट देखना। ये वाला एंगल हमने कह दिया 37 डिग्री का है, और ये वाला एंगल बड़ा वाला जो एंगल है कितना का है भाई, मान लेते हैं 53 डिग्री का है। बड़ा वाला एंगल 53 है, छोटा वाला एंगल कितना है 37 डिग्री का। अब मैं पूछ रहा हूं इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जरा बताना। देखो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालोगे, रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या है, नेट फोर्स कितना लग रहा है ये भी अपने को निकालना है, और साथ ही साथ अच्छा देखो अब नेट फोर्स तो यही है ना, देखो जरा इसके केस में नेट फोर्स क्या है, यही है भाई 20 न्यूटन ही तो लग रहा है कुल। नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, अरे इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा बताओ, मॉड ऑफ वेक्टर एफ इक्वल टू क्या होगा, अरे मॉड ऑफ 16i क्या प्लस क्या होगा 12j का, यही होगा कि नहीं होगा बताइए जरा। अच्छा रूट में क्या आएगा, 16 का स्क्वायर कितना होगा भाई 256, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, सम करोगे कितना आएगा 400, 400 का स्क्वायर रूट कितना होगा 20 न्यूटन। आ गया कि नहीं वही चीज। इसका नेट फोर्स भाई 20 न्यूटन का है, बस इसको हमने कंपोनेंट में ब्रेक किया था तो हमें ये मिल गया। इस फोर्स का 16 न्यूटन वाला जो मतलब 16 न्यूटन का फोर्स जो होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग वर्क कर रहा है, और 12 न्यूटन का फोर्स जो है वाई एक्सिस के लॉन्ग वर्क कर रहा है। तो अगर मुझे वर्क डन निकालना होगा, अगर मुझे वर्क डन निकालना होगा कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना वर्क डन हुआ, तो ये फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट होगा मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा वर्क डन। हमें वर्क डन निकालना होगा वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ वो और फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा वर्क डन। क्योंकि अब हम 20 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जिस भी डायरेक्शन के अलॉन्ग बात करेगा वो फोर्स का कंपोनेंट लेंगे, उस डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा वर्क डन निकल के आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है अपनी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। हमने कहा बेटा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना वर्क हुआ, तो मान लीजिए बॉडी जो लिखी है, मान लीजिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 20 मीटर क्या हुआ डिस्प्लेस हुई, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग मतलब वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मतलब हाइट मान लेते हैं उसकी 10 मीटर गई, तो मान लेते हैं क्या है। अब जैसे मान लीजिए यही है ऑब्जेक्ट आपका, यही है, चलो सिस्टम मैं तुम्हें समझा देता हूँ बेटा, तुम्हारी खोपड़िया ना जा रहा है। बॉडी यहाँ है अपनी, चलो मान लेते हैं बॉडी यहाँ गई है, बॉडी यहाँ डिस्प्लेस हुई। अब बॉडी डिस्प्लेस होकर यहाँ गई तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, हमने कहा मान लेते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 20 मीटर का हुआ। वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना हुआ, मान लेते हैं ये 10 मीटर हाइट गया, कितना गया भैया 10 मीटर। अब मैं पूछ रहा हूँ बताओ कितना वर्क डन हुआ, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना वर्क परफॉर्म हुआ, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना वर्क परफॉर्म हुआ, डब्ल्यू एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे भाई, आप देखेंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना फोर्स लग रहा है, हमने देखा 16 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका 20, तो 16 इंटू क्या करोगे 20 कितना आ गया भाई बताओ 320 जूल का हुआ। फिर हमने कहा इसी फोर्स से वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना वर्क परफॉर्म हुआ, तो डब्ल्यू वाई इक्वल टू क्या होगा बताओ जरा। अरे वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 10, तो कितना आ जाएगा 120 जूल। टोटल वर्क अगर हम पूछेंगे टोटल वर्क कितना परफॉर्म हुआ, तो क्या करोगे इन दोनों को ऐड कर देंगे। बेटा फार्मूला तो ये भी होता है, ये भी नहीं पता है। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू, बेसिक चीज है बेटा, तो पढ़ना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन ना पूछो कि मुझे भी डाउट हो जाए। हाँ नेट फोर्स के लिए मॉड लेंगे, बाकी यहाँ तो नेट फोर्स दिया है ना, इस केस में तो 20 ही आएगा, हमेशा जान ही रहे हो। दिक्कत यहाँ है कि यहाँ नेट फोर्स हम निकालेंगे कि कितना लग रहा है, यहाँ नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। तो कहेंगे सर सेम डायरेक्शन भाई एंगल है तो कैसे निकाल लोगे, अब जरा देखना कैसे करेंगे, बड़ा समझना आसान हो जाएगा। देखो अब नेट फोर्स हम एक फॉर्मूले से भी निकाल लेते, कौन से फॉर्मूले से, हम जानते हैं अगर दो वेक्टर हैं, थोड़ा ध्यान समझना, इसको अच्छे समझ लेना, यहां से ही समझने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और 11th की पढ़ाई वैसे भी आप जानते हो, अपने जो भी आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिना समझे कुछ हो ही नहीं पाएगा। रटने की कोशिश की कि फंस गया था, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो हर चीज अपने आप बनने लगेगी। समझ गया, सीट्स में कुछ नहीं, सब कॉन्सेप्ट में है, कॉन्सेप्ट चल गया तो गेम पूरा हो गया, नहीं समझे तो फिर घूमते रहो। हमने कह दिया इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मुझे थीटा पता है, तो ठीक है भाई इनका जो रिजल्टेंट होगा इनके बीच से ही कहीं जाएगा, मान लेते हैं यहाँ कहीं जा रहा है। इस रिजल्टेंट को निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, रूट में बताओ जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। चलो भाई मुझे ये फॉर्मूला पता है, हम इसको यूज कर लेंगे, बहुत बढ़िया है। इसका मतलब ये दो फोर्स हैं, एक F1 है एक F2 है, अगर इन दोनों के फोर्स के बीच का एंगल मुझे पता चल जाए, देखो बड़े वाले फोर्स का देखो एंगल कितना बन रहा है 53, छोटे वाले का कितना बन रहा है 37, तो ये बीच का एंगल कितने डिग्री का आ गया, अरे बीच वाला एंगल कितने डिग्री का आ गया भाई बताओ, अरे 53 माइनस 37 करेंगे कितना आएगा 16 डिग्री। अब 16 डिग्री रख के यहाँ निकाल लेना कॉस की वैल्यू, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब मुझे 16 डिग्री की वैल्यू दिए तभी तो निकाल पाए हम, नहीं तो ऐसे तो नहीं आएगा। तो हम करेंगे क्या, आसान तरीका, देखो थोड़ा स्मार्ट थिंकिंग समझना, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से आ जाएगा, देखो कैसे करना है इसको। अब हम क्या करेंगे, ये जो भी आपका फोर्स था देखो ध्यान से समझना, कंपोनेंट्स में आप कैसे रिजॉल्व करेंगे इसको समझना भाई, ये बहुत जरूरी है। देखना ये है 37 डिग्री और ये वाला कितना है भाई 53 डिग्री। ये फोर्स कितने न्यूटन का है भाई, F1 है हमारा, कितने न्यूटन का है ये
10 न्यूटन का है। ये है F2 अपना कितने न्यूटन का है भाई, 20 न्यूटन का है। यही है बच्चा, ये है एक्स एक्सिस, ये क्या है अपना वाई एक्सिस। अब मैं F1 की बात कर रहा हूं। F1 का एक्स एक्सिस कोलॉन्ग क्या कंपोनेंट आएगा, F1x, F1x की मैं बात कर रहा हूं। अरे यहां लिखेंगे क्या, 10 cos 37, cos 37 वैल्यू क्या होती है 4/5, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 8 न्यूटन आएगा क्या, 8 न्यूटन आएगा क्या, अरे 8 न्यूटन आएगा F1 का एक्स एक्सिस कोलॉन्ग। कैसे हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा ये, अरे कैलकुलेशन ही नहीं कर पा रहे, दिक्कत यही है। अरे 10 cos 37 लिखोगे, cos 37 की वैल्यू क्या होती है जरा बताना, कितना होता है भाई 4/5, 2 जा कितना हो गया 10, तो 4 2 जा कितना हो गया, यही तो बता रहा हूं मैंने कहा ना वैल्यू याद रखना पीछे जो बताया। अब F1 फोर्स का y एक्सिस कोलॉन्ग कंपोनेंट क्या होगा, अरे F1y होगा, ये कितना हो जरा बताना, 10 sin 37, sin 37 की वैल्यू क्या होती है भाई जरा बताना, sin 37 की वैल्यू कितनी होती है, 5 2 जा कितना हुआ 10, 3 2 जा कितना हो गया 6, आया 6 न्यूटन। ये F1 का गेम हो गया, किसका हो गया। अब मैं F2 की बात कर रहा हूं, जरा देखना, अगर आप F2 की बात करोगे, F2 का देखो एक्स एक्सिस कोलॉन्ग क्या बनेगा, F2x इक्वल टू क्या होगा बताओ, F2 का एक्स एक्सिस कोलॉन्ग कंपोनेंट क्या बनेगा बताओ, 20 cos 53, cos 53 की वैल्यू क्या होती है बताओ, अरे 3/5 होता है बेटा, 5 4 जा 20 कितना हो जाएगा ये, 4 3 जा 12 न्यूटन, आया 12 न्यूटन। अच्छा F2 का y एक्सिस कोलॉन्ग कंपोनेंट क्या बनेगा बताओ, F2y इक्वल टू कितना हो गया 20 sin 53, sin 53 की वैल्यू कितनी होती है भाई 4/5 होती है, 5 4 जा कितना हो गया 20, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 न्यूटन, आ गया। इसका मतलब इस फोर्स का जो कंपोनेंट आया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोलॉन्ग वो कितना आया, अगर हम नेट फोर्स एक्स एक्सिस कोलॉन्ग देखें, केवल Fx निकालू मैं, कितना आएगा Fx, अरे F1x प्लस क्या लिखे भाई F2x, दोनों को ऐड कर दूं, एक्स एक्सिस कोलॉन्ग क्या क्या आ रहा है 8 न्यूटन का इसकी वजह से आ रहा है और 12 न्यूटन का इसकी, टोटल कितने न्यूटन फोर्स हो गए बताओ, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और वाई एक्सिस कोलॉन्ग कितना फोर्स लग रहा है, अगर मैं Fy निकालू नेट तो कितना निकलेगा भाई बताओ, F1y प्लस F2y, दोनों को ऐड करो कितना है भाई, आ जाएगा 20। अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं, मतलब नेट फोर्स कहां से जाएगा, नेट फोर्स जो होगा इन दोनों के बीच से जाएगा, नेट फोर्स इन दोनों के बीच से कहीं जा रहा होगा, ये हमारा नेट फोर्स है, इन दोनों के बीच से जा रहा होगा, लेकिन कहां से जा रहा है ये अपने को नहीं पता है, कहां से जा रहा है ये अपने को अभी नहीं पता है, तो हमने लिखा भैया नेट फोर्स हमारा यहां से जा रहा है, चलो ठीक है। तो वेक्टर F इक्वल टू क्या होगा जरा बताना, अरे Fx आई कैप प्लस क्या हो जाएगा Fy जे कैप। जरा ध्यान से देखना ये कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ एंगल नहीं पता है गेम ओवर, कर ही नहीं पाएंगे। हम कह रहे हैं एंगल नहीं भी पता है तब भी कर ले जाएंगे, देखो कैसे करेंगे, तरीका सीखना है, यही फंसेंगे बच्चे, समझ रहे हो ना, जहां सब फंस रहे हैं वही तुम अगर कर पाओगे तभी तो आगे बढ़ पाओगे दूसरों से। कैसे आप करोगे कि हाँ मुझे आ रहा है, कैसे समझेंगे, जो चीज दुनिया को टफ लगे आप इजीली कर लो तभी तो समझोगे कि आप जीनियस है। फिर क्या होगा जरा देखना, तो वेक्टर F इक्वल टू क्या आ गया बताओ भाई, Fx वाला क्या है कंपोनेंट जरा बताना 20 न्यूटन आई कैप प्लस Fy कितना है जरा बताना 22। अब इसका मुझे मैग्नीट्यूड बताना है, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बस वही रूट में 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 22 का स्क्वायर 484, ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा 884, जो भी होगा भैया स्क्वायर रूट लेंगे, इतने न्यूटन का फोर्स आ गया, क्या कोई दिक्कत है। अब मुझे बताना सर डायरेक्शन बता दो, डायरेक्शन बता दो सर कि कितने एंगल से जा रहा है, डायरेक्शन बताना है कौन सी एक्सिस से, एक्स एक्सिस से, कौन सी एक्सिस से, तो भाई tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा बताओ जरा, tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, y वाला जो कंपोनेंट है Fy अपॉन क्या होगा Fx, y एक्सिस के जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर तो ये बनेगा, बेस यही है हमारा भाई, अगर ये हाइट यहां से यहां तक Fy है, यहां से यहां तक, तो ये हाइट भी तो यहां से यहां तक Fy ही होगा, और ये क्या है अपना Fx है, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, Fy अपॉन क्या होगा, मतलब जे कैप का जो कोफिशिएंट है अपॉन में क्या होगा एक्स कैप का कोफिशिएंट, Fy अपॉन क्या हो गया Fx, तो यहां से tan अल्फा इक्वल टू क्या आ गया बताओ, tan अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, अरे 22 अपॉन 20, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 11 अपॉन 10, कितना आ जाएगा ये 11 अपॉन 10, हमें अल्फा चाहिए तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 11 अपॉन 10, ये एक्स एक्सिस से एंगल आया। लेकिन क्वेश्चन यही नहीं रुकता, अगर एक्स एक्सिस से एंगल बताना हुआ तो हम बता दिए भाई कि इनके बीच का एंगल कितना आया, एक्स एक्सिस का अगर मुझे बताना होता एक्स एक्सिस से कितने डिग्री एंगल से जा रहा हमारा रिजल्टेंट तो बता देंगे,
लेकिन अगर वो पूछ रहा है आपसे कि पहले वाले फोर्स से कितने डिग्री एंगल से जा रहा है, तो पहला वाला फोर्स देखो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 37, और ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है अल्फा। हम जानते हैं ये इसके बीच में आएगा इन दोनों के, तो इनके बीच का एंगल अगर मुझे ये बताना है थीटा या जो भी एंगल है ये मुझे बताना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस अल्फा में से इस 37 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो एंगल बिटवीन किसके भैया, रिजल्टेंट एफ और किसके बीच का, अगर F1 के बीच का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा अपने को, बोलो। अगर अल्फा एंगल निकालना होता तो क्या होता, अल्फा माइनस 37 डिग्री, या जो भी आया है हमारा क्या आया है tan इनवर्स 11/10 माइनस के कितना जाता है 37 डिग्री, ये हमारा एंगल हो जाता है। क्वेश्चन ऐसे फंसा लेगा वो गुड़िया। ये जो हमने एंगल निकाला किससे निकाला, एक्स एक्सिस से। मुझे ये समझ में आ रहा है कि इनका जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों फोर्स के बीच से ही तो जाएगा। तो जो पहला वाला फोर्स है वो एक्स एक्सिस से कितने डिग्री एंगल बना रहा है 37 डिग्री, और ये जो है रिजल्टेंट एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है अल्फा, और ये बना रहा है 37। मुझे केवल ये एंगल बताना है, तो कैसे करेंगे हम, अल्फा माइनस 37, यही तो करोगे। ये एंगल आया है रिजल्टेंट एफ और F1 के बीच का एंगल। हम कह रहे हैं क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाएगा तो ये आंसर करेंगे। अभी हमने जो एंगल निकाला ये एंगल कहां से बता रहे हैं हम, एक्स एक्सिस से। लेकिन क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है ना कि रिजल्टेंट का आप F1 जो हमारा फोर्स है उसके साथ एंगल क्या होगा बताओ, रिजल्टेंट का F2 के साथ क्या एंगल बनेगा वो बताओ। क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है ना, क्वेश्चन का नेचर तो कुछ भी हो सकता है, आपको हर एक चीज सोचना आना चाहिए। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग, ठीक है। अब वो पूछ लेता कि F2 और रिजल्टेंट के बीच का एंगल क्या है बताओ, F2 और रिजल्टेंट के बीच का एंगल क्या होगा। देखो F2 कितना एंगल बना रहा है यहां से यहां तक 53, और ये वाला यहां से यहां तक एंगल कितना बना रहा है अल्फा। मुझे सिर्फ ये एंगल बताना है तो क्या करना पड़ेगा, 53 में से अल्फा को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो वो एंगल कितना हो जाएगा 53 डिग्री माइनस अल्फा, और अल्फा आपने कितना निकाल रखा है जरा बताना, tan इनवर्स 11/, कोई दिक्कत है क्या, F2 और रिजल्टेंट के बीच का एंगल आ गया। तो मेरी कहने का मतलब क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, यही तो सोचना, यही तो सीखना है अपने को। केवल एक्स एक्सिस से अगर एंगल बताना होगा तो आ गया गेम ओवर। F1 के साथ एंगल पूछ लिया तो भाई हमने देखा पूरा एंगल यहां से यहां तक कितना है भाई, अल्फा है, ये एंगल 37 है। F1 से रिजल्टेंट के बीच का एंगल क्या होगा, केवल यही एंगल निकालना है अपने को, माइनस कर दिए अल्फा माइनस 37। F2 के बीच का एंगल, F2 और रिजल्टेंट के बीच का एंगल बताना है तो यहां से यहां तक 53 है, यहां से यहां तक अल्फा है, तो ये एंगल कितना होगा 53 माइनस अल्फा। क्वेश्चन समझ रहे हो हमारी बात, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी नेचर का हो सकता है, अगर आपको करना आता है तो आप कर ले जाएंगे, और इसमें कुछ है ही नहीं। बस यही सब पूछ के आपको कंफ्यूज किया जाएगा, परेशान किया जाएगा, आपको लगेगा यार मैं तो सिर्फ एंगल निकालना जानता हूं एक्स एक्सिस से, वो किसी दो के बीच का पूछ लेगा, गेम यही फंस जाएगा, गेम यही ओवर हो गया, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कैसे एंगल निकालना था। पूरा लिखना ये सब बहुत जरूरी है। मैं लिखवा दूं क्या अलग से, लिखो लिखो एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड F1, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स एंड F1 लिख लो, एंगल बिटवीन F1 एंड व्हाट, एंड रिजल्टेंट फोर्स, एंड रिजल्टेंट फोर्स F है जो हमारा, tan इनवर्स 11/10 माइनस 37। ऐसा क्यों आया, समझ में आया, क्योंकि अल्फा जो है 37 से ज्यादा आएगा, रिजल्टेंट हमेशा दोनों वेक्टर के बीच से ही तो जाता है, तो अल्फा जो एंगल बना वो क्या होगा, इससे ज्यादा होगा। ये समझ में आ रहा है नहीं बात, देख बेटा ये एंगल हमारा अल्फा है, देखो यहां से यहां तक एंगल अल्फा है, और ये वाला एंगल यहां से यहां तक क्या है, ये वाला एंगल यहां से यहां तक क्या है 37 है, ये एंगल पूरा कितना है अल्फा है, ये एंगल 37 है, ये एंगल क्या है पूरा अल्फा। हमें सिर्फ ये एंगल बताना है, तो ये कैसे निकलेगा भाई, इस पूरे में से इसको क्या करेंगे माइनस, ये पूरा एंगल यहां से यहां तक अल्फा है, ये 37 है, तो क्या करेंगे, ये अल्फा कितना हो गया एंगल हमारा, अल्फा माइनस 37, और अल्फा का मतलब क्या है tan इनवर्स 11/10 माइनस क्या हो गया 37। फिर आपसे पूछ लेता कि F2 और रिजल्टेंट के बीच का एंगल बताओ, तो F2 और रिजल्टेंट के बीच का एंगल कैसे बताओगे, देखो F2 और रिजल्टेंट के बीच का एंगल बताना है, ध्यान से देखना, मैं समझा देता हूं इसको भी। F2 और रिजल्टेंट के बीच का एंगल बताना है, ध्यान से देखना। तो F2 का एंगल यहां से यहां तक कितना बन रहा है, देखो F2 का यहां से यहां तक कितने डिग्री एंगल है 53 है, ये कितना है 53, और ये एंगल यहां से यहां तक कितना है अल्फा है। हमें ये एंगल बताना है, तो कैसे निकलेगा, इस 53 में से ये वाला एंगल माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 53 डिग्री माइनस अल्फा, और अल्फा का मतलब कितना है tan इनवर्स 11/10। किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछा जा सकता है, ये निकालना आना चाहिए। नहीं समझे कैसे, क्लियर हुआ या नहीं, क्वेश्चन का टफनेस का लेवल ऐसे ही बढ़ेगा,
और कुछ इसमें है नहीं कि जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है ना, कर लेगा, हो गया गेम खत्म। ठीक, सोचना सीखिए, ऑटोमेटिक चीजें इजी लगेंगी। ठीक है भाई, लिख लो जल्दी से, लिखो। क्या करें, बिल्कुल कर दिया भाई। जो जो लिखना है आपको लिख लो, फटाफट लिखो, जल्दी लिखो, जो लिखना था लिख लो। नोट करिए, नोट करिए भाई। हाँ, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम लोग समझ गए, या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए 2D वेक्टर, ये समझ में आ गया अपने को। एंगल वगैरह कैसे निकालेंगे ये सब आइडिया हो गया। देखो कैसे निकालेंगे, साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा इसका, ये होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा, मैग्नीट्यूड देखो, है ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, ठीक है। हाँ, ये देखो वाई वाला कंपोनेंट ऊपर लिखा है। तीन हो तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 3D वेक्टर, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर 3D निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, है ना, ये देखो लिखा है। वेक्टर एज इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स आई कैप ए वाई, फिर ए जेड, जो भी है एंगल सब निकाल देंगे, कोई दिक्कत हो जाएगा भाई। ठीक, हाँ हो जाए। ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा होगा, ए वाई इक्वल टू ए कॉस बीटा होगा। हाँ हाँ, मतलब कर सकते हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट ये तो करा देते हैं तुम्हें, लिखो मैग्नीट्यूड और, या डायरेक्शंस को साइंस ऑफ यूनिट वेक्टर, लिखो डायरेक्शन को साइंस ऑफ यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन को साइंस ऑफ ए यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन को साइंस ऑफ ए यूनिट वेक्टर। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन है भाई, ठीक है। मान लीजिए कोई वेक्टर ए ले लिया हमने, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, और वाई एक्सिस के साथ मान लेते हैं बीटा एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ मान लेते हैं गामा एंगल बना रहा है। जेड एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है भाई, गामा एंगल, ठीक है। और वेक्टर ए इज इक्वल टू जो दिया है वो ये है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और वेक्टर ए इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप दिया है। ध्यान से देखना इसको, वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या दिया है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस क्या दिया है, सी के कैप। अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालना हो तो हमारे पास क्या फार्मूला है, हम लोगों ने पीछे पढ़ा, यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, यही होता है ना, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए है क्या भाई, देखो जरा, ए आई कैप प्लस क्या है भाई, बी जे कैप प्लस सी के कैप, दिस होल अपॉन, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आएगा, सी स्क्वायर, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आएगा, सी स्क्वायर। जरा ध्यान से देखना, तो ए कैप, अब हर एक कंपोनेंट को अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, ए अपॉन रूट में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई कैप, प्लस बी अपॉन क्या होगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे कैप, प्लस सी अपॉन रूट में क्या होगा भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा, सी स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हमने लिख लिया भाई, यूनिट वेक्टर हमने लिख लिया, ठीक है, ठीक, यूनिट वेक्टर हमने लिख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यूनिट वेक्टर हमने लिख लिया, हमने इसका यूनिट वेक्टर निकाल लिया, हर एक कंपोनेंट को अलग अलग करके लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, ये तो सिंपल सी चीज है, हो जाएगा। अब हमने कह दिया कि भाई जो डायरेक्शन कोसाइंस की मैं बात करता हूं वो होता है कॉस अल्फा, कॉस अल्फा की मैं बात करूंगा तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, देखो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, ए अपॉन रूट में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कॉस अल्फा का मतलब यूनिट वेक्टर का जो आई कैप का कोफिशिएंट होगा, कॉस अल्फा का मतलब क्या है, जो यूनिट वेक्टर का आई कैप का क्या होगा, कोफिशिएंट होगा, वो कॉस अल्फा होगा। कोसाइन कॉस आ रहा है ना इसमें, इसी को बोलेंगे। फिर डायरेक्शन कोसाइन का मतलब वही एक्स एक्सिस के साथ क्या क्या एंगल ए बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ बना रहा है। कॉस बीटा की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है,
वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसका कोसाइन क्या है? वाई एक्सिस के साथ क्या होगा? बी अपॉन क्या होगा? रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा भाई? और फिर बताओ क्या होगा? कॉस गामा इक्वल टू क्या होगा बताओ? कॉस सी अपॉन अंडर रूट क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसका कोसाइन है ये जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसका क्या है? ये कोसाइन है। इसी इसका नाम क्या पड़ा? डायरेक्शन कोसाइन। नाम ही इसका क्या है भाई? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन का मतलब मैंने क्या कहा था फिजिक्स में? एंगल, है ना? आपको दिखिएगा इसमें डायरेक्शन कोसाइन। ये अल्फा एक्स एक्सिस का एंगल बता रहा है, बीटा क्या है? वाई एक्सिस के साथ एंगल बता रहा है, और गामा क्या है? जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बना उसको बता रहा है। ठीक है, अगर यहां से एक्सप्रेशन आपको देख के समझ में आ रहा हो तो आप यहां से एक आइडिया लगा सकते हैं। थोड़ा देखिए, नोट में करके चाहो तो लिख लो आप। क्या कि अगर तीनों का स्क्वायर करके सम करूं तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना आएगा? 1। जरा ध्यान से देखना, क्या आएगा? 1। देखो, अगर कॉस स्क्वायर अल्फा करूंगा तो क्या आएगा? ए स्क्वायर अपॉन रूट हट जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कॉस स्क्वायर बीटा लिखूंगा तो यहाँ क्या आएगा? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होगा? सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब तीनों को सम करेंगे तो क्या आएगा? न्यूमरेटर में भी आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे भी क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल क्या आ जाएगा? 1। तो तीनों के स्क्वायर का सम कितना आ जाएगा? 1। वैल्यू इसकी साइन में भी कभी कभी आ जाती है, उसको भी ध्यान रखना। अगर इसकी वैल्यू मुझे साइन में लिखनी हो तो सबको किस में चेंज कर दो? साइन में। कॉस को साइन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। बीटा को करेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और गामा को करेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू में क्या है? 1। एक 1 से 1 क्या कर दो? कैंसिल कर दो। बाकी सबको देखो, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा को उस साइड ले जाओ, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। इक्वल टू में क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा और क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर बीटा, और क्या होगा यहाँ से? साइन स्क्वायर गामा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी होगी? 2। लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी होगी? 1। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी होगी? 2। बट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होगा? 1। समझ के रखना। हाँ, देख लो, इसको समझ लो अच्छे से। कभी कभी एंगल पूछने को आ सकता है कि मान लीजिए कोई वेक्टर ऐसे इन जनरल आपको दे दिया, कोई भी वेक्टर दे दिया, कोई यूनिट वेक्टर है, कुछ भी दे दिया आपका, क्या देंगे कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितने डिग्री का है? एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया, ऐसे कोई क्वेश्चन रैंडम दे दिए। चलो देखो करते हैं कि नहीं आप लोग। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है? जेड एक्सिस है। मान लेते हैं कोई यूनिट वेक्टर आपको दिया, इसका जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है वो कितना है मान लेते हैं, और एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है मान लेते हैं 30 डिग्री है। तो अब ये से बात है, ये वाई एक्सिस के साथ कितने डिग्री एंगल बना रहा होगा? अरे 60 डिग्री बना रहा होगा। अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल 30 डिग्री है तो वाई एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाएगा? 60 डिग्री, तभी तो होगा, क्योंकि एक्स और वाई के बीच में होगा। भाई ये 30 है तो अब ये बात है वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, 60 डिग्री होगा। 90 होता है इन दोनों के बीच का एंगल। तो पूछेगा जेड एक्सिस के बीच का एंगल क्या है बताओ। तो इस वेक्टर का जेड एक्सिस के साथ एंगल क्या है ये बताओ। इस वेक्टर का जेड एक्सिस के साथ एंगल क्या है? तो क्या रिलेशन यूज करेंगे? देखो, अल्फा अपने को क्या दिया यहाँ? 30 डिग्री। बीटा अपने को क्या दिया यहाँ पर? 60 डिग्री। यही दिया ना भाई, यही है। निकालना क्या है अपने को बताओ? गामा निकालना है अपने को। इस जेड एक्सिस के साथ इसका कितने डिग्री एंगल बन रहा है बताओ मुझे। कैसे निकालेगा बच्चा? देखो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू में क्या है भाई? 1 है। वैल्यू रखो, कॉस अल्फा के प्लेस पे क्या रखेंगे? 30। 30 की वैल्यू कितनी होती है? 30 की वैल्यू कितनी होती है? हाँ, तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कितना है जरा बताना? 60 डिग्री। कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। कॉस 30 वैल्यू √3/2 स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 3/4। कॉस 60 वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। इन दोनों को सम करो भाई, कितना आएगा?
3/4 प्लस 1/4 ऐड करेंगे कितना आएगा, 4/4 1 आएगा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या है 1, 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, यहाँ से कॉस गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आया। कॉस गामा इज इक्वल टू कॉस की कौन से एंगल पे वैल्यू 0 होती है बताओ 90 पे, तो गामा इज इक्वल टू निकल के कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ गया। नहीं बात समझे, ये थर्ड वाले पूछ रहा है, थर्ड वाले का क्या है भाई, तो निकाल लेंगे, कोई भी दो दिया रहेगा तीसरा पूछा जाएगा, यही सब कंडीशन यूज करके वैल्यू निकाल लेंगे, कोई दिक्कत, समझ गए। इसका मतलब इस वेक्टर का जेड एक्सिस के साथ एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 90 डिग्री का, एकदम नॉर्मल है, एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। समझ आ रही बात, चीजें इस तरह से समझनी होंगी आपको करनी। हाँ आसान तो बहुत कुछ है बेटा। हाँ ठीक है भाई, लिख लिया इतना, कोई दिक्कत, आगे बढ़े हम लोग। सही है यहां तक, दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, फिर आपने पढ़ा होगा इसमें स्केलर प्रोडक्ट और क्या पढ़ा होगा डॉट प्रोडक्ट, है ना पढ़ा है। अगर मान लेते हैं किसी वेक्टर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, वो तो जानते ही हैं आप, स्केलर नंबर से किसी से भी करेंगे तो हर एक कंपोनेंट को करना पड़ेगा, क्यों ना, वेक्टर को वेक्टर से करेंगे तो इसमें केसेस होंगे। जैसे स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, स्केलर प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम क्या है डॉट प्रोडक्ट। इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जब दो वेक्टर क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कैसी क्वांटिटी मिलती है, स्केलर मिलती है, क्या मिलती है भाई, स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो ए है वेक्टर, वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा ए बी कॉस थीटा। ए क्या है, ए क्या है इसमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी क्या है इसमें वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, थीटा क्या है भाई दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, फिर कॉस ले लिया हमने, ठीक है, नहीं साइन नहीं आता, इसमें साइन नहीं आता कॉस आता है। कॉस आने का भी इसमें रीजन है, क्योंकि अगर दो वेक्टर का हम स्केलर प्रोडक्ट लेंगे, स्केलर क्वांटिटी आएगी, स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड अगर आपको मैक्सिमम बनाना है, जैसे फोर्स की मैं बात करूं, देखो समझो कैसे, फोर्स जो वर्क डन वाला फॉर्मूला है ना तुम्हारे, इसमें कॉस थीटा ही क्यों आता है। जैसे मान लो कोई बॉडी सिस्टम है आपके पास, समझना है, समझना इसको अच्छे से, मान लीजिए बॉडी है, इसमें जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, या मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हमारा इसके साथ थीटा एंगल पे है, ये फोर्स एफ लग रहा है अपना, तो फोर्स के कंपोनेंट के लिखेंगे हम भाई, फोर्स का दो कंपोनेंट, एक कौन सा होगा हॉरिजॉन्टल, एक कौन सा होगा भाई वर्टिकल कंपोनेंट। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा फोर्स का क्या होगा, क्या होगा एफ कॉस थीटा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा भाई एफ साइन थीटा। बहुत ध्यान से देखना समझना, अगर मैं मैक्सिमम वर्क डन की बात करूंगा तो वर्क डन हमारा मैक्सिमम कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो एक ही डायरेक्शन में हो, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तभी तो वर्क डन हमारा क्या होगा मैक्सिमम होगा। वर्क डन अपना मैक्सिमम कब होगा, वर्क डन अपना मैक्सिमम कब होगा, वर्क डन मैक्सिमम कब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में हो। वर्क डन मैक्सिमम कब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो सेम डायरेक्शन में हो, तो सेम डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, और यहाँ एस, तो वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ, एस लिखते हो यहाँ क्या लिखते हो कॉस थीटा। ये जो कॉस थीटा आया है किसकी वजह से आया है, फोर्स का कंपोनेंट आया है ये। जब हम मैक्सिमम वर्क डन की बात करते हैं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को क्या करेंगे सेम रख रहे हैं, क्योंकि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, और कितने पे होगी 0 पे होगी, और हमने कहा था एंगल 0 होने का मतलब क्या है सेम डायरेक्शन। तो मैक्सिमम वर्क तभी होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे। जो हम सेम डायरेक्शन की बात करेंगे तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसलिए इसमें क्या आएगा कॉस थीटा। तो जब स्केलर प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं, तो यहाँ मैक्सिमम रिजल्ट हमें चाहिए होता है, इसलिए उसका कौन सा कंपोनेंट लेंगे हॉरिजॉन्टल। तो ये जो कॉस थीटा आया बेसिकली किसकी वजह से आया है, वेक्टर बी की वजह से आया कि ए की वजह से, ए का हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं ए कॉस थीटा, और किसके साथ इंटू करते हैं बी के साथ इंटू करते हैं, तो आ जाता है क्या ए बी कॉस थीटा। तो ये जो कॉस थीटा आया है किसकी वजह से आया है, ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, समझ गए। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा आएगा, समझ में, मैक्सिमम आउटपुट की हम बात करते हैं तो ठीक है। चले लिख लिया इसको, इसके कुछ एग्जांपल याद रखना, अगर दिया हो तो ठीक है, अदरवाइज देखो फोर्स का दिया भी है, फोर्स ना स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ एग्जांपल आपको याद होने चाहिए, याद रखना क्योंकि न्यूमेरिकल आएंगे उसी पे। एक तो ये वर्क वाला बहुत पॉपुलर है, याद रखना, इस पे क्वेश्चन आएंगे।
स्केलर प्रोडक्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। इसके कुछ एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ, एग्जांपल में जरा ध्यान रखना क्या है दिया है, वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर एफ डॉट क्या है, वेक्टर एस है, या एफ एस कॉस थीटा। ये कॉस थीटा किसकी वजह से आया, फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि मैक्सिमम आउटपुट की हम बात करेंगे आएगा। और क्या है, पावर का है, इसको भी ध्यान रखना, पावर पी इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू क्या है, वेलोसिटी है हमारी, ये फोर्स और वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, पावर के। और ये जो कॉस थीटा है किसकी वजह से आया, फोर्स की वजह से आया, किसकी वजह से आया, फोर्स। कोई दिक्कत वाली बात, ये दोनों एग्जांपल बहुत कॉमन है, बहुत पॉपुलर है, इनको ध्यान रखना। पावर पी इक्वल टू क्या होगा, एफ इंटू वी है डॉट प्रोडक्ट, और वर्क डन इक्वल टू क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट है ना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट देखो क्या है, डॉट प्रोडक्ट कैन बी रिगार्डेड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, द मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ देम इज व्हाट, वेक्टर, the scalar component of the second vector along the direction of the first vector, scalar component of the second vector along the direction of what, first vector। scalar component का मतलब समझते हो, स्केलर कंपोनेंट का मतलब समझते हो, उसके हम केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, केवल मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। जैसे इस वेक्टर ए का स्केलर कंपोनेंट क्या होगा, इस वेक्टर के अलॉन्ग, अगर ये वेक्टर ए है, ये अपना वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए का स्केलर कंपोनेंट क्या होगा, वेक्टर बी के अलॉन्ग, वेक्टर बी के अलॉन्ग स्केलर कंपोनेंट इसका क्या होगा, ए, और यहाँ क्या आएगा, कॉस थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। फिर देखो क्या है, ये लिखा है देखो, अगर उसके अलॉन्ग लेंगे तो बी कॉस थीटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जो भी लेना हो आप ले सकते हैं। इसका लेंगे तो इसके अलॉन्ग क्या होगा, देखो कह रहे हैं अगर बी का कंपोनेंट लेना चाहते हैं तो क्या लिखोगे, यहाँ बी कॉस थीटा, ए के अलॉन्ग लिखेंगे तब भी ए बी कॉस थीटा आएगा। अगर ए का लिखना चाहते हैं बी के अलॉन्ग तो क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा, तब भी दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा इंटू बी आ जाएगा। समझ में आई बात, किसी को अभी किसी के अलॉन्ग ले सकते हैं, इंटू करेंगे सेम रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं है। फिर आप देखो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट क्या है, द स्केलर प्रोडक्ट इज क्या, कॉम्यूटेटिव होता है, ये क्या होता है, कॉम्यूटेटिव, मतलब ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, कॉम्यूटेटिव, मतलब ए डॉट बी इक्वल टू क्या आएगा, बी डॉट ए, चाहे ए को बी से इंटू करें चाहे बी को ए से इंटू करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम आएगा। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा कॉम्यूटेटिव होता है, क्या होता है, ये कॉम्यूटेटिव होता है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा क्या है, द स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, मतलब ए वेक्टर ए डॉट में लिखा है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो इसको अंदर इंटू करके लिखो, चाहे आप प्लस करके तब इंटू करो, रिजल्ट सेम आएगा, ए डॉट बी प्लस क्या होगा, ए डॉट सी आएगा, ध्यान रखना। थर्ड क्या है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो, अगर दो वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो गए तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, जीरो। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो गए तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा हमेशा क्या आएगा, जीरो, ठीक है। हाँ, एक तो ये याद रखना कि ये कॉम्यूटेटिव होता है, दूसरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, और क्या है ये, और 90 डिग्री आ गया दो वेक्टर का तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, ये ध्यान रखना। अगर ए और बी दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो ए डॉट बी हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, ये ध्यान रखना। फिर फोर्थ क्या दिया, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज मैक्सिमम पॉजिटिव। पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं भाई, इनका जो प्रोडक्ट होगा हमेशा क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, इससे ज्यादा इनका प्रोडक्ट कभी नहीं आ सकता। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो उस केस में क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, बाकी किसी केस में जो भी आएगा इससे कम ही आएगा। लेकिन दो वेक्टर्स अगर पैरेलल होंगे तो उनके बीच का उनका जो डॉट प्रोडक्ट लेंगे हमेशा क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, मतलब सेम डायरेक्शन में होंगे, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है उनका प्रोडक्ट लेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, ठीक है। फिर देखो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर इज मैक्सिमम नेगेटिव, मतलब अगर दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इससे छोटी वैल्यू कुछ नहीं आएगी। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, अपोजिट वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इससे मिनिमम वैल्यू और कुछ नहीं आएगी। मैक्सिमम कब आएगी, जब पैरेलल होंगे। मिनिमम कब आएगी, जब क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, अपोजिट होंगे, या उनके बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री। मैंने कल ही बात की, एंटी पैरेलल होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री की होगा, बात किए थे ना कल। सीख देखो, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अगर किसी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, किसी भी वेक्टर का खुद के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, उसी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए का ए के साथ एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 0, और ए इंटू ए करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर। इसको ध्यान रखना, ए का ए के साथ ही अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए का स्क्वायर,
बात एक ही है, ध्यान रखना। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर, या मॉड ऑफ वेक्टर ए का क्या है ये स्क्वायर, किसी भी वेक्टर का ले लेंगे। वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू क्या आएगा, सी स्क्वायर, या क्या होगा मॉड ऑफ वेक्टर सी का क्या होगा स्क्वायर होगा। ये याद रखना इसको अच्छे से, ठीक है। ये सब आइडेंटिटी है। नेक्स्ट देख लो, आई का आई कैप के साथ करेंगे, जे का जे कैप के साथ करेंगे, के का के कैप के साथ अगर हम डॉट बोलेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, जीरो, ये 1 आएगा। आई का आई कैप के साथ, जे का जे कैप के साथ, के का के कैप के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 1। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। आई का आई कैप के साथ, जे का जे कैप के साथ, के का के कैप के साथ अगर हम क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 1। मतलब सेम का साथ, अगर सेम का सेम के साथ लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, डिफरेंट के साथ लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, 0, क्योंकि एंगल कितने डिग्री का बनेगा यहाँ, आई कैप किसके लॉन्ग था, आई कैप किसके लॉन्ग था, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जे कैप किसके लॉन्ग था, वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो आई और जे की अगर हम बात करेंगे, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 का। तो आई और जे का हम निकालेंगे तो cos 90 की वैल्यू क्या होगी भाई, 0। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0। तो जब डिफरेंट का लेंगे डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, 0। आई का जे के साथ लेंगे, जे का के साथ लेंगे, या के का आई के साथ लेंगे, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा हमेशा 0। सेम का सेम के साथ लेंगे, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, क्योंकि किसी का खुद के साथ एंगल कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है, ये सब ये लिखा है। स्केलर प्रोडक्ट यूजिंग कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स को यूज करके स्केलर प्रोडक्ट आप कैसे निकालोगे ये समझना है। अब जैसे मान लो कोई भी वेक्टर दिए हैं, कैसे निकालना है मैं बता देता हूं, बाकी खूब प्रैक्टिस की होंगी आप लोगों ने, इसको देखी होंगी। मान लीजिए वेक्टर ए इक्वल टू दिया है क्या, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप दिया है, और वेक्टर बी इक्वल टू दिया है 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप दिया है। मैं पूछ रहा हूं ए डॉट बी आप निकालो, बस इनका कार्टेशियन फॉर्म में प्रोडक्ट निकालो। तो कैसे निकलेगा भाई जरा बताना। बस आई कैप को आई कैप के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जे कैप के कंपोनेंट को जे कैप के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, के कैप को, क्योंकि आई का जैसे जे के साथ करेंगे क्या आ जाएगा, 0। आई का जैसे के साथ करेंगे क्या आ जाएगा, 0। इसलिए सेम का सेम के साथ ही क्या लेते हैं, बस डॉट प्रोडक्ट लेंगे। 2 को 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 6, -3 को 5 से करेंगे कितना आ जाएगा, -15, और 5 को 1 से करेंगे कितना आ जाएगा, 5। करेंगे सम कितना आएगा जरा बताना, ये आएगा 11 माइनस दिस कितना आ जाएगा, -4। तो ए डॉट बी कितना आ जाएगा, -4 आएगा। कभी कोई कंपोनेंट मिस हो सकता है इसमें, मान लीजिए कोई मिस जो होता है इसमें कुछ दिया नहीं होता, सपोज करो वेक्टर ए इक्वल टू दिया होता 2i कैप प्लस 5k कैप दिया होता, बस जे कैप नहीं दिया है, तो जे कैप के लिए क्या मानकर चलते आप, बोलो भाई। जिसका नहीं दिया है उसका क्या मानकर चलोगे, 0। जिसका कंपोनेंट नहीं दिया है उसका कोफिशिएंट क्या मानोगे, 0। मान लेते हैं यहाँ 0 नहीं दिया है तो जे का क्या होगा, 0 इंटू जे लिख सकते हैं कि नहीं, वो 0 मानकर चलेगा हमेशा। तो आई का आई के साथ ही करना है भाई, अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो 2 2 जा कितना होगा 4, जे का जे के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। के का के साथ करेंगे कितना आ जाएगा, -5 आएगा। 4 - 5 कितना आ जाएगा, -1। तो जो कंपोनेंट मिस्ड होगा ना उसका क्या लेंगे, कोफिशिएंट 0। बाकी साइन के साथ मल्टीप्लाई करना, जिसका पॉजिटिव साइन होगा पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, जिसका नेगेटिव साइन होगा नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा। साइन का बहुत ध्यान रखना होता है इसमें, ठीक है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन डाउट इसी में होता है। आगे बढ़े हम लोग, चलो बाकी सब तो समझ गए। अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट। इसी को क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है। क्रॉस प्रोडक्ट की हम बात करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है ध्यान से देखना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। ए बी साइन थीटा क्या है, एन कैप। तो ये जो कंपोनेंट है ये भी अपने आप में क्या है, एन कैप क्या है, एक डायरेक्शन बताएगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है आपका। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है, एक, इसको हमने क्या मान लिया, सी वेक्टर। इसको हमने क्या मान लिया, सी वेक्टर। तो जो एन कैप होता है ना, एन कैप का डायरेक्शन कुछ ऐसा होता है। एन कैप का मतलब ये जो सी वेक्टर निकल रहा है इस पूरे को लेकर ये क्या है, सी वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट आया, इससे जो रिजल्टेंट वेक्टर निकला ना उसका डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। मतलब ये वेक्टर जो निकला हमारा ये प्लेन के डायरेक्शन में होगा, इस वेक्टर के साथ भी 90 डिग्री एंगल पे होगा और इस वेक्टर के साथ भी कितने डिग्री एंगल पे होगा, 90 डिग्री एंगल पे होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट वेक्टर निकलता है उस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, जो दोनों वेक्टर जिसके क्रॉस प्रोडक्ट से निकला है इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल के डायरेक्शन में होगा। मतलब दोनों से एंगल कितने डिग्री का बना रहा होगा, ये 90 डिग्री का बना रहा होगा। दोनों से कितने एंगल बना रहे होंगे, 90 डिग्री के एंगल बना रहे होंगे। कोई दिक्कत, हाँ नहीं, दो वेक्टर का ही प्रोडक्ट बात कर रहे हैं।
स्केलर और वेक्टर लेंगे तो हमेशा वेक्टर ही आएगा, दो स्केलर लेंगे तो हमेशा स्केलर ही आएगा। अगर हम दो वेक्टर लेंगे तो कभी हमें स्केलर मिलेगा, कभी वेक्टर मिलेगा। कभी स्केलर मिलेगा जब हमने पहले वाले की तरह मल्टीप्लाई किया, कब हमें वेक्टर मिल रहा है जब हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका नाम ही वेक्टर प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि जब हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। इसके पहले वाले का नाम था स्केलर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि जब हम उस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। नाम उसी की बेसिस पे पड़ा हुआ है। समझ में आ रही बात अपनी? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा, और क्या हो गया ये? एन कैप। एन कैप क्या है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। क्या है एन कैप? यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। एन कैप क्या है भाई? यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। यूनिट का मतलब क्या है? हमने कल ही बताया, बताओ, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। मतलब एन कैप का वेक्टर ए के साथ भी कितना एंगल है भैया? 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है। और एन कैप क्या है? वेक्टर बी के साथ भी क्या है? परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री। तो जो ए क्रॉस बी है, ए के भी परपेंडिकुलर है, और ए क्रॉस बी क्या है? बी के भी परपेंडिकुलर है। मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपका किसके परपेंडिकुलर है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके परपेंडिकुलर है भाई? वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है। ए क्रॉस बी करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी हमें मिल रही है, दोनों के ही क्या है? वो परपेंडिकुलर है, नॉर्मल डायरेक्शन में है, 90 डिग्री एंगल पे है। क्लियर है बात? एन कैप क्या है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर। बस इनका ये डायरेक्शन ही बता रहा है। डायरेक्शन कैसे होगा? दोनों के परपेंडिकुलर। अगर मुझे ये बताना हो कि इसका डायरेक्शन क्या है तो कैसे बताएंगे आप? बताओ। अगर आप ए से बी की तरफ आ रहे हो तो कैसे डायरेक्शन बताओगे? बी से ए की तरफ देख रहे हो या ए से बी की तरफ देख रहे हो, एंगल कैसे बनेगा? बताओ भाई। भाई किसी एक का डायरेक्शन फिक्स रखो, एक से दूसरे की तरफ पहुंचना है आपको, तो कैसे पहुंचोगे बताओ? ए से बी का एंगल बताना है तो बता ले जाओगे कि नहीं? देखो ऐसे ना, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, ऐसे आया, ए से बी के बीच क्या एंगल ले लिए, क्या होगा? परपेंडिकुलर। देखो जो भी प्लेन होगा, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उस प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब जो एन कैप होगा या तो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा, या तो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर क्या होगा? अंदर की तरफ। अब वेक्टर चूंकि हमारा ऐसे है, एंगल हमें इनके बीच में लेना है, इनके एंगल इनके बीच में लेना है ना। ए से बी की तरफ आ रहे हो तो क्या होगा हमारा? ये परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। अगर हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, बी से ए की तरफ जा रहे होते तो ये हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाता? अंदर की तरफ हो जाता। मतलब ये समझना है कि अगर रोटेशन एंगल हम कहां से लेते हैं? फर्स्ट वेक्टर से सेकंड से लेंगे या सेकंड से फर्स्ट से लेंगे? अगर हम इसके रोटेशन की बात करें, वेक्टर अभी हमारा इधर है, ए से बी की तरफ जाऊंगा या बी से ए की तरफ जाऊंगा? अरे इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएंगे तो हमारा जो थंब होगा वो किधर होगा? बाहर की तरफ, तो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। अगर हम ए से बी की तरफ आएंगे तो क्या होगा? क्लॉकवाइज, परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन होगा। ये समझना होता है अपने को। ये टॉर्क वगैरह मैग्नेटिक फील्ड वगैरह में बड़ा काम देता है, नहीं बहुत कंफ्यूजन होता है कि कैसे है क्या नहीं। ठीक है, ध्यान समझ लें। तो समझना, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड, क्लॉकवाइज होगा तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ठीक है भाई, इनवर्ड। ये देखो ये दिया भी है इसमें कुछ समझने के लिए, बाकी आप समझदार तो है। इसके दो एग्जांपल वेक्टर प्रोडक्ट के ध्यान रखना। टॉर्क का, टॉर्क का मतलब क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का मतलब क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क टाउ इक्वल टू क्या होता है? आर क्रॉस एफ होता है। क्या होता है? आर क्रॉस एफ। इसका मतलब टाउ जो है वो आर के भी परपेंडिकुलर है और एफ के भी क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये दोनों बहुत पॉपुलर एग्जांपल हैं, जो दो एग्जांपल आपसे लिए जा रहे हैं यहाँ पर। ये दोनों बहुत कॉमन, बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल हैं, इनको ध्यान से समझ लेना। टॉर्क का मतलब क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स, इसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। टाउ इक्वल टू क्या होता है? आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। या इसी को अगर हम लिखना चाहे स्केलर वे में, या जो भी इनका मैग्नीट्यूड के साथ लिखना चाहेंगे तो आर एफ साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या होगा? यूनिट नॉर्मल वेक्टर है जो आर से भी 90 डिग्री पे है और एफ से भी 90 डिग्री पे है, और परपेंडिकुलर क्या है? आउटवर्ड है या तो क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन है। कोई दिक्कत? टॉर्क है, पोजीशन है, और क्या है? फोर्स है। यह है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को एल से भी डिनोट करते हैं, जे से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एल से भी, जे से भी। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? आर क्रॉस पी। पी क्या है यहाँ? लीनियर मोमेंटम। पी क्या है इसमें? लीनियर मोमेंटम। आर क्रॉस पी दिया, ये देखो ये भी आर पी साइन थीटा एन कैप है, ये सब देखना। ये सब वेक्टर प्रोडक्ट के ही क्या है? एग्जांपल हैं। ये वेक्टर प्रोडक्ट के दो एग्जांपल हैं, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही दोनों आते ही हैं। अगर इस पे कोई न्यूमेरिकल अलग से आया तो इन्हीं दोनों पे ही आता है 98% केसेस में। ध्यान रखना है इसको। ठीक है भाई, चले आगे बढ़े। तो दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, ध्यान रखना। चले आगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अब ये देखो, एरिया पैरेललोग्राम मेड बाय टू वेक्टर्स, ये सब बना लेना, कोई दिक्कत नहीं।
वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें, पर प्रॉपर्टीज ऑफ क्या दिया, वेक्टर प्रोडक्ट। टू वेक्टर प्रोडक्ट, द वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कॉम्बिनेटिव। एंटी कॉम्बिनेटिव का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, नहीं इक्वल होगा तो क्या होगा सर, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, हाँ माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। इसका मतलब क्या है कि इसमें डायरेक्शन का रोल आ जाता है ना। अगर ए क्रॉस बी लिखा है इसका मतलब हम ए से किधर जा रहे हैं, बी की तरफ जा रहे हैं, ए से किधर जा रहे हैं, बी की तरफ जा रहे हैं। बी क्रॉस ए लिखा है इसका मतलब हम किधर जा रहे हैं, बी से। डायरेक्शन चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ तो फिजिक्स में कहा था कैसा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्योंकि अगर इस केस में क्लॉकवाइज था तो यहाँ क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, वहां एंटी क्लॉकवाइज था तो यहाँ क्या हो गया, क्लॉकवाइज। रोटेशन और जो डायरेक्शन चेंज होगा तो ऑब्वियस बात है साइन तो चेंज हो ही जाएगा, साइन चेंज होगा तभी पता चलेगा डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। फिजिक्स में ऐसे तो जानते हैं कि डायरेक्शन चेंज हो गया, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है ना भाई। तो इस तरह से हमें समझ में आ जाएगा कि कब या क्या है, तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होगा, ठीक है। द वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर क्या दिया है, एडिशन। अब इसमें भी क्या है, वो भी क्या था डिस्ट्रीब्यूटिव, ये भी है डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर ए डॉट बी प्लस सी लिखा है तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए डॉट सी हो जाएगा। क्रॉस में लिखा है तो ए क्रॉस बी प्लस सी लिखा है, ए क्रॉस बी प्लस क्या हो जाएगा, ए क्रॉस सी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसकी बात करें, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज मैक्सिमम। अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमेशा क्या आएगा, मैक्सिमम। जरा ध्यान देना, परपेंडिकुलर अगर वेक्टर्स का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था तो रिजल्ट क्या आया था, वहां 0। और परपेंडिकुलर वेक्टर का जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूं तो रिजल्ट क्या आ रहा है, मैक्सिमम। दोनों अपोजिट केसेस हैं, देख रहे हो ध्यान से। वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों आ रहा है, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट में आता है साइन, साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, 90 पे। यहां जाएगा साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मॉड होगा, ए क्रॉस बी का जो मॉड होगा वो मैक्सिमम होगा कौन से एंगल पे, 90 डिग्री के। मतलब दोनों वेक्टर जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मॉड होगा वो क्या होगा, ए बी के इक्वल आएगा, ठीक है। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज ए नल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर अगर होगा तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा हमेशा क्या आएगा, 0। ध्यान रखना, वहां पे जब पैरेलल वेक्टर था तो क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम आ रहा था, यहां पर जब पैरेलल वेक्टर्स हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। वहां पर डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा था, मैक्सिमम, यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0। दोनों केसेस ध्यान रखना। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी 0 आएगा, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, 0 आएगा। ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट है ये, इससे बड़े क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट अपने लिए बहुत काम के हैं। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर इज नल वेक्टर। एंटी पैरेलल का मतलब यही है एंगल, वहां एंटी पैरेलल था तो मिनिमम आ रहा था, एंटी पैरेलल था तो मिनिमम आ रहा था, माइनस ए बी आ रहा था। इस केस में क्या आ रहा है, देखो 0 आ रहा है, इस केस में क्या आ रहा है, 0। 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, 0 होता है। साइन 180 आ गया तो 0 हो गया। तो एंटी पैरेलल वेक्टर का क्या होगा, ए क्रॉस बी हमेशा क्या आएगा, 0। इसके बाद का देखो ना, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ इज ए व्हाट, नल वेक्टर। उस केस में देखो ए स्क्वायर हो गया था, ए डॉट एक ये थी तो क्या आ गया था, ए स्क्वायर। यहाँ ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे रहे तो क्या आ रहा है, 0। क्योंकि किसी भी वेक्टर का खुद के साथ एंगल कितने डिग्री का आएगा, किसी भी वेक्टर का खुद के साथ एंगल कितने डिग्री का आएगा, 0 डिग्री का आएगा। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, इसलिए यहां क्या आ जाएगा, 0। ए डॉट ए कितना आया था, ए स्क्वायर। ध्यान से देखना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कितना आया था, ए स्क्वायर आया था, लेकिन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए कितना आ जा रहा है भाई, 0। ऐसा क्यों, क्योंकि इस केस में cos थीटा रहा था, इस केस में क्या है, साइन थीटा। जब खुद के साथ लेंगे तो थीटा कितने डिग्री होता है, 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। यहां लिखेंगे साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसलिए हो जा रहा है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आता है cos और क्रॉस प्रोडक्ट में आता है साइन। साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी इसलिए 0 हो जाता है, वहां cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी इसलिए ए स्क्वायर हो जाता है। तो हमारी बात, ये सब याद रहेंगे तभी इसको सेट कर पाओगे, नहीं तो खाली सेट करते रह जाओगे, सब झड़ते रहेंगे। याद समझना इंपॉर्टेंट। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर इज ए नल वेक्टर। सेम के साथ लेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0। मतलब आई का आई के साथ लेंगे तो भी 0 आएगा, जे का जे के साथ लेंगे तब भी 0 आएगा, के का के साथ भी लेंगे तब भी क्या आएगा, अभी तो बताया सेम के साथ क्या आएगा, 0। इसका मतलब आई क्रॉस आई कितना आएगा, 0। जे क्रॉस जे कितना आएगा, 0। के क्रॉस के क्या आएगा, 0। उस केस में क्या था, आई का आई के साथ लेंगे तो 1, जे का जे के साथ लेंगे तो 1, के का के साथ लेंगे क्या। उस केस में जब डिफरेंट था तो क्या आ रहा था,
जब डिफरेंट था तो क्या रहता है, जीरो। इस केस में जब डिफरेंट होगा तो दूसरा आएगा, वो देखेंगे। उल्टा है, थोड़ा सा रिलेशन बैठा के चलना, नहीं कंफ्यूज कर जाते हैं कई बार कि किस में क्या था क्या नहीं। समझ के चलोगे किस में क्या था, साइन था, कॉस था, तो आपको समझ में आ जाएगा। इन सब की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी बच्चा यहां से। अगर सेम होंगे तो सेम का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, जीरो। सेम का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, जीरो। नेक्स्ट देखो, अगर डिफरेंट होंगे तो इसको ना थोड़ा सा अलग तरीके से याद करना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से। क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, ये समझना। कैसे क्या समझना है अपने को ध्यान में रखना, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं भाई, आई ये क्या है भाई, ए। अगर आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पता हो तो ध्यान से देखना, ये एक्स एक्सिस है, ये अपना क्या है भाई, वाई एक्सिस है, ये क्या है, जेड है। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है, और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है। देखना, अगर मैं आई और जे को साथ में लूं तो जो एन कर्व आता था फॉर्मूले में, अगर आप लोगों को याद हो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या था, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या था, ए बी साइन थीटा एन कैप आता था ना, या एन कैप। एन कैप क्या था अपना, यूनिट नॉर्मल वेक्टर था। यूनिट नॉर्मल वेक्टर का मतलब जो एन कैप है वो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर था और वेक्टर बी के भी क्या है, परपेंडिकुलर। कुछ सिचुएशन ऐसे समझना, जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो एन कैप ये है, इसका इसके साथ भी एंगल 90 डिग्री का होगा, इसका इसके साथ भी एंगल कितने डिग्री का होगा, 90। अगर आई और जे को मैं एक साथ लूं तो कौन सा ऐसा वेक्टर है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, भाई के कैफ होगा। जे और के की अगर मैं बात करूंगा तो कौन सा वेक्टर है जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, आई होगा। और आई और के की मैं बात करूंगा तो, लेकिन कब इसको पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव, ये समझना, गेम यही है। अगर देखो, आई से अगर मैं जे रहा, अगर मैं आई से जे की तरफ जा रहा हूं तो मेरा थंब किधर है, बाहर है या अंदर की तरफ, बाहर है। परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में है, अगर परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में है, जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो के क्या होगा, पॉजिटिव। के क्या होगा, फिर जे से जा रहे हैं के, अभी भी हमारा डायरेक्शन यही है, जे से किधर जा रहे हैं भैया, के। जे से अगर हम जा रहे हैं के, तब जे से के की तरफ जा रहे हैं, तभी भी हमारा थंब किधर है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में है। हम मान लेंगे क्या इसको, मतलब जे से के जा रहे हो ऐसे समझो, जे से के की तरफ जा रहे हैं, जे से किधर जा रहे हैं आप, के की तरफ। तो हमारा थंब जो है किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में भैया आई कैप क्या होगा, पॉजिटिव, आई के पॉजिटिव। आई से किधर जा रहे हैं, के। आई से किधर आ रहे हैं आप, के। तो आई से के की तरफ आ जाओ भैया, आई से के की तरफ आ जाओ ऐसे, या आई से के की तरफ आ जाएंगे ऐसे, जो भी है ऐसे ले लेंगे, तो पॉजिटिव होगा। बाकी तुम ये रखो, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है कि किधर लेके ऐसे क्या ले। ऐसे देखो, आई से जाएंगे जे के सीधा जाएंगे के, आई का जे के साथ लेंगे तो क्या आएगा, के। जे का के साथ लेंगे क्या आएगा, आई। के का आई के साथ लेंगे क्या, जे। लेकिन अगर साइकिल ये रिवर्स हो गई तो नेगेटिव साइन आ गया। इसका अगर मैंने कह दिया जे का आई के साथ तो क्या जाएगा, माइनस के। आई का के साथ कर दूंगा तो क्या जाएगा, माइनस से। डायरेक्शन अगर चेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, आएगा वही लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आएगा। आई जे के ऐसे तो आता है, आई के बाद जे आता है, जे के बाद क्या आता है, के आता है। आई के बाद जे आया तो क्या ले लेंगे, के। जे के बाद के आया तो क्या ले लेंगे, आई। के बाद आई आया तो क्या ले लेंगे, जे। लेकिन जैसे ही रिवर्स हो गया माइनस साइन के साथ लेंगे, लेकिन लेंगे वही सब, ठीक है। समझ आई बात, ये सब दिखाया। आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या हो गया, के कैप। जे क्रॉस के इक्वल टू आई कैप। के क्रॉस आई इक्वल टू क्या है, जे कैप। अगर डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो ये सब क्या आ जाएंगे, नेगेटिव साइन के साथ आ जाएंगे। कोई दिक्कत, समझ आ रही बात, ये ध्यान। फिर नेक्स्ट देखो, यही दिखा है, आई कैप, जे कैप, के कैप। ये जिसमें भी ले रहा हो, जैसे भी ले रहा हो, हम लोगों ने इसको ऐसे लिख लिया। कोई दिक्कत, याद रहेगा आपको। ये ऐसे दे रहा है, क्लॉकवाइज में दे रहा है। क्लॉकवाइज में इसको लेंगे तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में लेंगे तो क्या होगा, ये तो कैसे भी मान लो, अपने याद रखना है बस। सबसे ज्यादा इसकी क्रॉस प्रोडक्ट की बात होती है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, निकाल लोगे। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है, कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे ये समझना है अपने को। बताएं इसको कैसे निकालना है, ये थोड़ा देख ले। निकालना आता है या करा दूं, आता है सबको, सबको आता है पक्का। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट करके दिखा दो आप। ए कार्टेशियन, इसका निकालना है कार्टेशियन फॉर्म। करो एक क्वेश्चन फटाफट जल्दी से। वेक्टर ए इक्वल टू क्या दिया है, क्यू आई कैप माइनस 3 जे कैप। वेक्टर बी इक्वल टू क्या दिया है, 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप। निकालो जल्दी से एक क्रॉस, हाँ जल्दी निकालो, जल्दी निकालो इसको।
चलो यार देखो, अगर ए क्रॉस बी, देखो बच्चा बच्चा देखो, ए क्रॉस बी निकालना है तो क्या करोगे? फर्स्ट रो में आप क्या लिखते हैं? आई कैप, जे कैप, के कैप। हमने कहा जिसमें जो कंपोनेंट नहीं दिया होगा उसका क्या होगा? कोफिशिएंट 0। इसमें के कैप नहीं दिया है तो के कैप का कोफिशिएंट क्या होगा? 0। जहां जो टर्म मिसिंग होगी भैया उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0। बाकी साइन के साथ लिखना। देखो पहले ए है ना वेक्टर, तो वेक्टर ए के कोफिशिएंट लिखेंगे। क्या है यहाँ? 2। यहाँ क्या है? -3, तो यहाँ क्या लिखेंगे? -3। यहाँ क्या है? 0, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 0। बी का लिखेंगे क्या आएगा? 3। यहाँ कितना आएगा? 5। यहाँ कितना आएगा? ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान समझना है बच्चा। आई कैप माइनस जे कैप प्लस क्या लिख लेना? के कैप। ध्यान से समझ लेना। आई कैप माइनस जे कैप प्लस क्या लिख लेना? के कैप। आई कैप माइनस जे कैप और के कैप। जब आई कैप के लिए लिखना, बहुत ध्यान समझना, जब आई कैप के लिए लिखना तो आई कैप का कोफिशिएंट क्या करना? हाइड कर लेना। क्या बचा अपने पास? -3, 5, 0, 2। क्या लिखोगे? -3, 5, 0 और 2। जब जे कैप के लिए लिखना तो जे कैप के कोफिशिएंट को हाइड कर लेना। जो जो बच रहा है जैसे वैसे लिख लेना। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, 2 है। यहाँ लिख लोगे 2, 3, यहाँ क्या है? 0 और क्या है? जब के कैप के लिए लिखेंगे तो के कैप के कोफिशिएंट को हाइड करेंगे। क्या बचा? 2, 3, -3, 5। क्या है? 2, 3 और क्या है भाई? -3 और 5। समझ में आया कैसे करना है? जब आई कैप के लिए लिखेंगे तो आई कैप के कोफिशिएंट को हाइड करेंगे। -3, 5, 0, 2 जो है लिख लिया। जब हम जे कैप के लिए लिखेंगे तो जे कैप के कोफिशिएंट को हाइड करेंगे, लिखेंगे 2, 3, 0, 2। के कैप के लिखेंगे तो के कैप का कोफिशिएंट हाइड करेंगे। क्या बचेगा? 2, 3, -3, 5। लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये समझना। जब मल्टीप्लिकेशन की बात आएगी तो हम ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा क्या करेंगे? ऊपर से नीचे। देखो कैसे करेंगे। आई कैप यहां मल्टीप्लाई करोगे, -3 को 2 से करेंगे कितना आएगा? -6। बीच में साइन हमेशा किसका आता है? माइनस का। 5 को 0 से करेंगे आएगा 0। माइनस जे कैप देखो, 2 को 4 से करेंगे, 2 को 2 से करेंगे, 2 2 जा 4। -3 को 0 से करेंगे क्या आएगा? 0। फिर यहां क्या आएगा? प्लस के कैप। ध्यान से देखना, 2 को 5 से करेंगे कितना आएगा? 10। बीच में साइन किसका आता है? माइनस का। लेकिन जब 3 को -3 से करेंगे कितना आएगा? -9। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये +9। अब इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? -6 आई कैप, यहां कितना आएगा? -4 जे कैप, यहां कितना आएगा जरा बताना? 19 के कैप। आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? अब सर आपने कहा था कि जो वेक्टर ए है ना आपका, जो ए क्रॉस बी है, आपने कहा सर कि ए क्रॉस बी जो है वो ए के भी परपेंडिकुलर है और ए क्रॉस बी क्या है आपका? बी के भी परपेंडिकुलर है। और सर हमने पीछे पढ़ा कि अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आएगा भाई? हमने कहा ना जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 आना चाहिए। जरा निकाल के देखते हैं। पहले का निकाल लेते हैं, क्या समझ में आ जाएगा। देखो पहले निकाल लेते हैं क्या कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट में क्या निकाल लेते हैं? वेक्टर ए निकालो भाई। तो आई को आई से करते हैं, जे को जे कैसे करते हैं, के को के से करते हैं। इसका आई का क्या है? 2। इसका आई का क्या है? -6। 2 इंटू -6 करेंगे कितना आएगा? -12। जे को जे से करेंगे, देखो यहाँ कितना है? -3, यहाँ -4, कितना आ जाएगा? +12। जे वाला तो 0 ही है, 0 ही आ जाएगा। कितना आ गया? 0 आया कि नहीं? देखो हाँ 0 है। इसका मतलब आपने जो कहा था सही था, परपेंडिकुलर है ये। समझ आया ना बात? हमेशा ये चीजें चलेंगे। लेकिन मैं इसको करने का एक तरीका और आपको बता देता हूँ। आप एक तो तरीका ये है कि आप कर लेंगे फटाफट, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना। दूसरा तरीका डायरेक्ट अगर करते हैं, मान लीजिए हम नहीं करना चाहते सर, मैट्रिक्स हम बना कर नहीं, डिटरमिनेंट बना के नहीं करना चाहते, तो कैसे करते वो भी बता दे रहे। हटाओ इसको, ये लिखा यहां तक क्लियर है सबको? चलो, अगर डायरेक्ट करते तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि आई कैप जे कैप के कैप को कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा याद रखना उसको। आपको याद है ना कि कैसे लिखते हैं? आई इंटू जे क्या होगा? ध्यान है? देखो आई क्रॉस जे क्या आएगा? के। और जे क्रॉस के क्या आएगा भाई? आई। और के क्रॉस आई क्या आएगा भाई? जे। उल्टा होगा तो साइन क्या आएगा? माइनस में आएगा। क्लियर है ना? ए क्रॉस बी निकालते हैं। देखो जरा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालते हैं। ध्यान से देखना। ए में क्या लिखा है? 2 आई कैप -3 जे कैप क्रॉस। बी में क्या लिखा है बताओ? 3 आई कैप 5 जे कैप। यही है भाई। चलो अब आई को उठाते भाई।
आई को हम आई से करेंगे तो 0 आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। अरे आई को आई के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। आई को जे के साथ करेंगे तो क्या आएगा, अरे 2 5 जे कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10। और आई क्रॉस जे क्या आता है भाई, के कैप आता है। आई क्रॉस जे क्या आता है, अरे आई को जे के साथ करेंगे, आई क्रॉस जे क्या आता है, के आता है, लिख दिया। 2 को 2 से करेंगे, 2 2 जा कितना होता है 4, लेकिन आई को के से करेंगे तो माइनस के आएगा। आई को के से करेंगे तो माइनस जे आएगा, क्या आएगा, माइनस जे। अरे आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे आएगा ना, के क्रॉस आई होता तो प्लस जे आता, लेकिन आई क्रॉस के करेंगे तो क्या आएगा, माइनस जे आएगा। फिर हम -3 को उठाते हैं, -3 को अगर इससे करेंगे कितना आएगा, 3 3 जा 9। जे को आई से करेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस के, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस के। और -3 को जब हम इससे करेंगे, जे को जे से करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 0 ही आ जाएगा। अब जे को के से करेंगे क्या आएगा, जे को के से करेंगे क्या आएगा, जे क्रॉस के क्या आता है, आई कैप आता है। आई वाला कहां कहां है जरा देखना, आई सिर्फ वही है तो -6 आई कैप। और देखो जे कहां कहां है भाई, सिर्फ यही है, क्या हो जाएगा, -4 जे कैप। और के कैप कहां है, +10 यहां है, +9 कितना आ जाएगा, 19 के कैप। यही तो आया था पीछे, बताओ कोई दिक्कत, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं करेंगे डिटरमिनेंट से, आप ऐसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत। समझ में आया कि नहीं आया, कैसे, ठीक है ना। आई आया, आई इंटू जे आया तो क्या लेंगे, के लेंगे, के जे इंटू आई आया तो माइनस के लेंगे, जे क्रॉस के आया तो आई कैप लेंगे, के क्रॉस जे आएगा तो माइनस आई कैप, के क्रॉस आई आया तो जे कैप, आई क्रॉस के आया तो क्या है, माइनस जे कैप। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन सेम का सेम के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई का आई के साथ करेंगे 0, जे का जे के साथ करेंगे 0, के का के साथ करेंगे क्या आएगा, 0। हाँ बताओ। पेपर में ये रहेगा क्या कि कोई भी मेथड लगा दो। हाँ तो आपको याद रहता है, जो ठीक लगता है करो। बाकी ये बहुत कॉमन है, सब लोग इसी से करते हैं अक्सर, ठीक है। ये भी तरीके हैं, मैं आपको बता दिया, आप सब सीखते रहो, जानते रहो, नॉलेज के लिए पढ़ो बच्चा, मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे। तरीके कैसे कैसे हैं ये समझना। क्या ये मेथड सीख गए आप, जो अभी मैं एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराने पड़ेंगे, सीख गए, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन मैं दे दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस करके आइएगा डेली। आज से आप लोगों को कम से कम 5-5 क्वेश्चन मिला करेंगे, आप लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन मुझे आंसर जो भी होगा फॉरवर्ड कर लेंगे, मैं देख लूंगा जो भी है क्या, ठीक है भाई। आज के लिए इतना रखें हम। इसमें आपके प्रोजेक्टाइल मोशन बचता है और रिलेटिव वेलोसिटी, 2 टॉपिक बचते हैं आपके। इन दोनों का एक क्लास अलग रख लेंगे, उसको डिटेल में बता देंगे, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को अलग क्लास में ले लेंगे, उसको बता देंगे, ठीक है फिर। हाँ वो है, ठीक है फिर।